हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज संख्या पद्धति का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो बना दिया गया है, तो उसे आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले वीडियो जो बनाया गया था उसको थोड़ा सा बता दूं कि ये संख्या पद्धति का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो जो हुआ था, पहले वीडियो हमने बेसिक बातें बताया था। ठीक है, संख्या पद्धति में छोटी छोटी बातें बताया गया था कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सहचार्य नियम क्या होता है, इस सभी के बारे में बताया गया है। तो वो वीडियो अवश्य जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा पहले वीडियो का, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरे वीडियो में प्रश्नावली एक का ए करा दिया गया है। ठीक है, दूसरे वीडियो में प्रश्नावली एक का ए, ठीक है, पहले का ए आपको करा दिया गया है, उसको सॉल्व करा दिया गया है। तो उसे आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 2 का ए देखेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे ठीक है, प्रश्नावली 1 का ए देखेंगे। ठीक है, ए नहीं सॉरी बी देखेंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और हम मनोहर के बुक से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास 9th का मनोहर के ही बुक से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन है योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। जैसे कि -7 है, 0 है, 1 है और -a+a है। ठीक है, इस सब का योगात्मक प्रतिलोम हमें लिखना है। ठीक है, तो बताइए योगात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको सबसे पहली वीडियो में ही बताया गया था कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, तो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बेसिक यहाँ पे बताऊंगा कि योगात्मक प्रतिलोम में आपको बताया गया था कि कोई भी संख्या अगर धनात्मक में हो तो उसे हम ऋणात्मक में लिखते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए 1 है, तो 1 के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, और अगर कह दिया जाए कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, -2 होगा। अगर आपसे कह दिया जाए 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, -3/2 कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही योगात्मक प्रतिलोम पूछ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइनस आपको 2 दे दिया जाए और पूछा जाए -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, +2 या 2 कहेंगे। ठीक है, 2 का मतलब ही हुआ +2। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो ऐसे योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कहने का मतलब है अगर प्लस में संख्या हो तो उसे योगात्मक प्रतिलोम माइनस में होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। अगर पूरा डेप्थ तक समझना है तो उस पहली वीडियो को जाकर देखिए अवश्य कहे। ठीक है, संख्या पद्धति के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इन सब का योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो बताइए इनका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो आपसे कह दिया जाए -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 होगा। ठीक है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है, क्योंकि एक 0 ऐसा मात्र एक संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -1 होगा, क्योंकि 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। ठीक है, आइए बताइए ये संख्या किस में है, माइनस में है कि नहीं है, ये संख्या माइनस में है क्योंकि आगे माइनस है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, a+b हो जाएगा। तो ऐसे ही योगात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा होगा। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं वितरण नियमों से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वितरण नियम से दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, वितरण नियम से, ठीक है, कह रहे हैं 15 × 32 का हमें
मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। तो वितरण नियम के भी बारे में आपको पहले वीडियो में बताया गया था, तो उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वितरण नियम में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, वितरण नियम के बारे में हमने आपको बताया था कि वितरण नियम किसे कहते हैं। वितरण का मतलब ही होता है तोड़ना, ठीक है, इसे तोड़ना। तो पहली जो संख्या इधर वाली होती है इसको हम तोड़ देते हैं, या दोनों में से किसी को भी तोड़ते हैं। तो चलिए मैं इसको तोड़ता हूं, तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसको 32 को हम 30 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 30 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वितरण नियम का मतलब ही होता है इसको इस क्रम में लिखना है, a × b + c, इसको यही वितरण नियम है, ठीक है। मतलब a की जगह पे देखिए 15 है, ठीक है, बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह दिया गया है, फिर से b + c है तो b + c, ठीक है। तो यही होता है वितरण नियम। अब बताइए इसको 32 को 30 + 2 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 30 और 2 को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, तो बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब हम वितरण नियमों के अनुसार से इसके मान को ज्ञात करेंगे। तो गुणा आप सीखे होंगे, गुणा के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो गुणा कैसे कराएंगे, सबसे पहले इसको ले जाएंगे, इसमें कराएंगे, उसके बाद पुनः फिर से इसको ले जाएंगे, 2 में कराएंगे। तो चलिए कराते हैं। तो 15 में 30 का गुणा होगा, 15 × 30, फिर से बीच में प्लस के चिन्ह है तो प्लस देंगे, फिर से 15 दूना 30, मतलब 15 × 2, ठीक है। ये क्या है 15, ठीक है। तो अब बताइए 15 में 30 का गुणा होगा तो कितना होगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। 15 से 45, 450 हो जाएगा, और 15 दूना 30, ठीक है। तो अब बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब बताइए। तो आप कहेंगे 480 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वितरण नियमों के अनुसार से ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देख लीजिए, या इस वीडियो को समाप्त होने के बाद उसे जाकर अवश्य देख लें, ठीक है, क्योंकि आगे भी अभी बहुत से प्रश्नावली करना है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योगों का सक्रिय पर योग का वितरण नियम असत्य है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसे लिख नहीं पाऊंगा, परंतु ये कह रहा है योगों की सक्रियता, ठीक है, योग की सक्रियता पर वितरण नियम कह रहा है, वितरण नियम असत्य है, ठीक है। इसे हमें प्रूफ करना है कि योग का जो सक्रिय होता है वो वितरण नियम के लिए असत्य होता है। तो सबसे पहले तो वितरण नियम पता होना चाहिए। तो वितरण नियम क्या होता है, तो हल में यही डालेंगे कि वितरण नियम क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए। वितरण नियम अभी मैंने बताया कि b गुणे क्या होता है, a × b + c कोष्ठ में, यही तो वितरण नियम होता है। तो देखिए इसे हम पहले इसमें गुणा कराते हैं, फिर से पुनः इसमें गुणा कराते हैं। चलिए कराते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, बस समझाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा कोष्ठ में, फिर से बीच में प्लस है तो प्लस, a × c हो जाएगा। यही तो हो जाएगा वितरण नियमों के अनुसार से, ठीक है, यही तो वितरण नियम है। तो कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि योग की सक्रियता पर वितरण नियम असत्य है, ठीक है। मतलब अगर इस गुणे के जगह पर अगर हम प्लस कर दें तो ये नियम असत्य है, इसे प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं असत्य है कि नहीं। तो हम लिखेंगे योग के नियम से, ठीक है। तो योग के नियम से क्या हो जाएगा, a + b + c, ठीक है। यहाँ पे b क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे तभी तो योग होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर हम इसे सॉल्व करें तो a
प्लस है बीच में, ठीक है, तो गुणा तो होगा नहीं इसमें, ठीक है, तो प्लस का मतलब ए बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। कोष्ट में क्या आ जाएगा, कोष्ट में फिर से कोष्ट हट जाएगा, बी प्लस सी, तो यही ना आएगा, ठीक है, ये तो आ नहीं रहा है। जबकि अगर यहाँ पे गुणा होता तो क्या आता, ऐसे तो कभी आ नहीं सकता। आप कहेंगे ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ए आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये नियम क्या है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वितरण नियमों का पालन नहीं करेगा, ऐसा ही इसका होगा क्योंकि बीच में प्लस है। तो इसीलिए हम लिखेंगे इसलिए यह असत्य है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहने का मतलब यही है टोटल क्वेश्चन में कि वितरण नियमों में यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है तो जो हल आता है इसका, ठीक है, वही योग अगर हो जाए तो क्या वही आएगा, तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है नहीं आएगा, ठीक है। तो वही कहा है कि असत्य सिद्ध करना है कि असत्य है कि नहीं, मतलब सिद्ध करना है या दर्शाना है, ठीक है, बात दोनों एक ही है। तो उम्मीद है ये टोटल आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि पूर्णांकों का योगात्मक नियम अद्वितीयक होता है, अद्वितीयक होता है। मतलब चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं दर्शाइए कि योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। देखिए इसे हमें दर्शाना है कि जो योगात्मक नियम होता है वो क्या होता है, अद्वितीयक होता है। मतलब योगात्मक नियम सबसे पहले तो पता होना चाहिए योगात्मक नियम क्या होता है। तो योगात्मक नियम अद्वितीयक होता है, ठीक है। तो हल लिखेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे योगात्मक नियम से, ठीक है। योगात्मक नियम होता क्या है, तो इसे पहली वीडियो में बताया गया है योगात्मक नियम क्या होता है, तो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। योगात्मक नियम क्या होता है, तो देखिए योगात्मक नियम किसे कहते हैं। देखिए योगात्मक नियम यही कहता है कि अगर कोई, ठीक है, अगर कोई प्लस, देखिए समझिए ऐसे, अगर कोई प्लस धनावेश कोई है, ठीक है, धनावेश पूर्णांक है, ठीक है, और एक और धनावेश पूर्णांक है, ठीक है, तो उसका योग सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, ठीक है, धनात्मक होगा। मतलब कहने का मतलब है अगर एक और एक जोड़ेंगे तो कभी भी जो आएगा आंसर वो धन में आएगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो कभी भी आंसर माइनस में आएगा। और यही इसका नियम कहता है, और कभी भी माइनस और प्लस जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कभी भी माइनस और प्लस को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो आंसर जीरो आएगा। यही योगात्मक नियम है। जैसे मतलब उदाहरण से आपको समझाऊं, एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो अगर एक है प्लस एक जोड़ दिया गया, एक एक के आगे क्या है, प्लस चिन्ह है, तो कभी भी आंसर दो आएगा, और दो के आगे क्या होगा, प्लस होगा। परंतु अगर -1 हो और पुनः -1 इसमें जोड़ दिया जाए तो -1 और ये माइनस प्लस गुणा हो जाएगा, तो माइनस प्लस गुणा होता है तो माइनस होता है, ये आप चिन्ह प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस में गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1, अब -1 क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। तो ये देखिए माइनस माइनस जब जोड़ा गया तो माइनस में आंसर आया, ठीक है, और प्लस प्लस को जोड़ा गया तो प्लस में। अगर -1 और +1 कर दिया
जाए तो आंसर कभी भी शून्य आएगा, क्योंकि एक में से एक को क्या किया गया, घटा दिया गया है। मतलब माइनस में एक ठो क्या है, ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो ये क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा तो शून्य आ जाएगा। तो यही नियम कह रहा है अद्वितीयक होता है, मतलब ये नियम पालन करता है कि नहीं। तो देखिए द्वितीयक नियम है कि नहीं, दो नियमों को जोड़ा जा रहा है, दो संख्याओं को जोड़कर एक बनाया जा रहा है, तो यही अद्वितीयक नियमों का पालन है। ठीक है, तो यही आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपको दर्शा देंगे ऐसे, इसको मिटा दिया जाए, ये एग्जाम्पल जरूर आप दर्शा दिया जाएगा। ठीक है, दर्शा देंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यही आप दर्शा देंगे कि अगर माइनस आई प्लस माइनस आई अगर हो, ठीक है, तो आंसर कभी भी माइनस आई में आता है। ठीक है, अगर माइनस आई और प्लस आई हो तो वो आंसर कभी भी शून्य आता है। ठीक है, तो अतः योगात्मक नियम अद्वितीयक होता है। लिखेंगे अतः योगात्मक नियम अद्वितीयक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात ये सही है कि अगर प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो कभी भी क्या आएगा, शून्य आएगा। परंतु कंडीशन ये होना चाहिए कि जो इधर संख्या हो वो सामान्य होने चाहिए, तभी ये आएगा। ठीक है, ये जीरो आएगा, ये कंडीशन इसके लिए एकदम लागू है। ठीक है, कि अगर माइनस प्लस हो परंतु इधर की दोनों की संख्या अलग अलग हो तो शून्य आंसर नहीं आएगा। जैसे -1 हो और प्लस में 2 हो, ठीक है, तो माइनस प्लस तो है तो इसका मतलब जीरो, तो जीरो नहीं होगा क्योंकि इधर की संख्या दोनों सामान्य नहीं है। तो 2 है प्लस में, 1 है माइनस में, तो आंसर कभी भी क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। जो संख्या बड़ी होती है वही आता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक छांटिए। मतलब जो संख्या दिया गया है इसमें हमें धन पूर्णांक छांटना है। ठीक है, धन पूर्णांक छांटिए। ठीक है, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि धन पूर्णांकों को छांटना है जो संख्या दिया जा रहा है। तो चलिए संख्या लिखते हैं। सबसे पहली है 8 है, 8 - 6। ठीक है, एक ये है। ठीक है, उसके बाद दिया है 2 - 5। ठीक है, तीसरा दिया है 1/3। ठीक है, चौथा दिया है -3 × -4। ठीक है, पांचवा दिया गया है 8/2 और छठा दिया गया है -5 × 3 और अंत में दिया गया है 3 × 5। ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन कौन से इसमें धन पूर्णांक है, यही हमें बताना है कि धन पूर्णांक कौन कौन से हैं और कौन कौन से धन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो बताइए कि 8 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आंसर में 2 आएगा कि नहीं। और 2 क्या है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये धन पूर्णांक है। अब बताइए 2 में से -5 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो ये बताइए ये धन पूर्णांक है, नहीं, ये ऋण पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ये धन पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या धन पूर्णांक आएगा। तो हाँ बिल्कुल, अगर 1 में हम 3 से भाग भी देते हैं तो दशमलव में तो आंसर आएगा। ठीक है, दशमलव में 3 × 3 = 9। ठीक है, दशमलव में आंसर आएगा, परंतु इसके आगे कुछ नहीं होगा तो प्लस का चिन्ह होगा इसके आगे। ठीक है, 0.333 ऐसे आएगा। ठीक है, परंतु इसके आगे जब 1 में हम 3 से भाग देंगे तो इतना तो आएगा, परंतु इसके आगे कभी भी प्लस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका आगे क्या हो जाएगा, ये आएगा 0.333। तो इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, मतलब ये भी क्या है, ये भी एक धन पूर्णांक है। ठीक है,
ये तीसरा भी धन पूर्णांक है। चौथा देखते हैं, तो ये बताइए -3 में -4 का गुणा कराया जाए तो क्या होगा, तो -3 में -4 का गुणा कराया जाएगा तो 4 3 12, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +12 भी क्या है, एक धनात्मक संख्या है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि माइनस माइनस गुणा हुआ है तो कैसे मतलब हो गया है, तो याद रखेंगे अगर माइनस गुणे माइनस होता है तो कभी भी आंसर प्लस में आता है, ठीक है, अगर प्लस गुणे प्लस होगा तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, अगर माइनस गुणे प्लस हो जाए तब भी आंसर माइनस में आता है। ये 3 कंडीशन याद रखेंगे, ठीक है, जैसे अगर -1 हो और -1 हो तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यदि 1 हो तो आंसर कभी भी प्लस में 2 आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो तो -1 में 1 का +1 का गुणा कराएंगे तो कभी भी -1 आएगा आंसर, ठीक है, तो यही चिन्ह प्रॉपर्टी है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस माइनस हुआ है तो कभी भी प्लस में आएगा, ठीक है, माइनस माइनस में गुणा कराएंगे तो प्लस में आएगा, तो इसलिए प्लस दिया गया है। और 12, तो ये क्या है, एक धन पूर्णांक है, ठीक है, उसके बाद 8 में 2 से भाग दिया जाए, ठीक है, 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8 मतलब 4, तो 4 क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी धन पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी धन पूर्णांक है, ठीक है। अगला देखते हैं कि -5 में 3 का गुणा कराया जाएगा तो 5 तिहाई 15, ठीक है, तो 5 तिहाई 15, तो ये -15 हो जाएगा। तो ये बताइए -15 क्या है, एक धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्या है, तो ये भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये धन पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस गुणा होता है, तभी बताया माइनस प्लस गुणा होता है तो आंसर कभी भी माइनस में आता है। ऐसे ही माइनस प्लस में गुणा हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, आंसर माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 3 5 15, तो ये क्या होता है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक धनात्मक संख्या है। तो उम्मीद है दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला आगे हम देखेंगे, इसके अगला जो प्रश्नावली 1 का सी जो होगा उसको हम देखेंगे अच्छे से और उसको समझेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको जो भी पढ़ना हो, ठीक है, और मैथ्स भी पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा, एक एक टॉपिक आपको क्लियर होगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए, कोई भी चैप्टर का नाम डालिए, उसको प्लेलिस्ट जाकर देखिए, या चैनल पर हमारे जाकर प्लेलिस्ट सबका बनाया गया है, उसके अनुसार आप जाकर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।